डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, डीडी किसान में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हेलो किसान। मैं हूं निमिष कपूर। जैसा आप जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आते हैं नए नए विषय और सीधे आप हमसे जुड़ते हैं अपने सवालों के ज़रिए, अपनी जिज्ञासाओं के ज़रिए, और आपके सवालों के जवाब देते हैं हमारे विशेषज्ञ वैज्ञानिक। आज जो विषय चर्चा के हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, वो हैं सूरजमुखी की खेती और हरे चारे की फसलों की खेती। और इन विषयों पर हमारे जो फ़ोन नंबर हैं, जिन टोल फ्री नंबर्स पर आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, वो हैं 1800-113060 और 1800-113061। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में वैज्ञानिक उपस्थित हैं। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर कपिला शेखावत का। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं शस्य विज्ञान संभाग, IARI पूसा, नई दिल्ली में। और हरे चारे की फसलों की खेती पर चर्चा करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं जुड़ने का प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, उत्तर प्रदेश से डॉक्टर सुनील कुमार जी, जो कुछ देर में हमारे साथ होंगे। तो हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर कपिला शेखावत जी से। डॉक्टर कपिला, हम जानना चाहेंगे, जो सूरजमुखी की खेती की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक तिलहन उत्पादन के संदर्भ में इसका बहुत महत्व माना जाता है। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि इसका महत्व क्या है और किसानों के लिए ये कितनी अच्छा एक जरिया हो सकता है उनके आय का? जी निमिष जी, अगर बात करें कि सूरजमुखी शुरुआत में भारत में एक गैर परंपरागत फसल के रूप में आई है और इसको सजावटी पौधे के रूप में लाया गया था, लेकिन इसके गुण देखते हुए आज ये भारत में एक प्रमुख तिलहन फसल के रूप में स्थापित हो चुकी है। और इसका कारण ये है कि इसमें तेल की मात्रा बहुत अधिक है, करीब 45% तक इसके अंदर तेल पाया जाता है। और न केवल मात्रा, अगर इसकी गुणवत्ता की बात करें तो 100 में से 65% से भी ज़्यादा इसमें लिनोलिक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पूफा। तो जो भी उच्च रक्तचाप के रोगी हैं या जिनको मतलब हार्ट से संबंधित कोई भी बीमारियां हैं, उन सब के लिए इनका तेल बहुत ही अधिक गुणवत्ता वाला होता है। तो ये तो तेल की मात्रा और उसकी गुणवत्ता की बात हुई। तेल निकालने के बाद जो खली है उसमें करीब 45% तक प्रोटीन होता है। तो अगर आप मुर्गियों को खिलाते हैं या पशुओं को खिलाते हैं तो उनके लिए प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। उसके अलावा भी इसके तेल के और बहुत सारे फायदे हैं, उनसे हम बहुत सारे सह उत्पाद बना सकते हैं और मार्केट में उसकी बहुत अधिक डिमांड है। और तिलहन की जैसे हम बात कर रहे थे, अगर अपन अनाजी फसलों की बात करें तो हम सरप्लस हैं, अगर अपन दलहनी फसलों की बात करें तो हम आत्मनिर्भर हैं, और तिलहनी फसलों में अभी भी हम आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं। तो सूरजमुखी जो है एक बहुत अच्छा विकल्प है किसानों के लिए। अच्छी इसकी कीमत है, अच्छा दाम मिलता है, और अगर सही सस्य क्रियाओं के द्वारा इसको उगाया जाए तो किसान भाई इससे आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। जो उगाने की बात है, तो सूरजमुखी की जो बुआई का समय है वो सही समय क्या होना चाहिए और उस समय किसान भाइयों को किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए? जी निमिष जी, देखिए सूरजमुखी जो है वो प्रकाश और तापमान दोनों ही के प्रति असंवेदनशील है। असंवेदनशील का मतलब वर्ष भर में किसी भी समय सूरजमुखी को उगाया जा सकता है। तो जो 3 फसल ऋतुएं हैं, जैसे हम रबी, खरीफ और जायद कहते हैं, इन तीनों ही ऋतुओं में हम उसको उगाते हैं। लेकिन अगर उत्तरी क्षेत्रों की बात करें, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जो हमारा उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे या तो हम समर या ग्रीष्म, जो आपका कालीन ऋतु है, जब आपकी रबी की फसल कट चुकी होती है और जो खरीफ की फसल की बुआई होनी होती है, वो जो आपके 2.5-3 महीने का जो बीच में अवधि होती है, तो उसमें भी हम उगा सकते हैं। बाकी खरीफ का जो अब समय चल रहा है, जहां हम बारिश में या मानसून के आने के बाद खरीफ की फसलों की बुआई करते हैं, उन दोनों ही ऋतुओं में सूरजमुखी को बहुत सफलतापूर्वक हम सारे उत्तरी मैदानों में, क्षेत्रों में लिया जा सकता है। जी कपिला जी, हम ये चर्चा जारी रखेंगे सूरजमुखी की खेती से जुड़ी हुई, और बहुत सारे सवालों का भी हमें इंतजार रहेगा जो हमारे किसान भाई
पूरे देश से हमारे बीच उनके सवाल आते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं सूरजमुखी की खेती से जुड़ा हुआ एक खास वीडियो। सूरजमुखी की खेती खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में की जाती है, लेकिन जायद सीजन में सूरजमुखी की खेती से अच्छी उपज मिलती है। सूरजमुखी फसल को पकते समय शुष्क जलवायु की जरूरत पड़ती है। वहीं इसके लिए गहरी दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी मिट्टी जिसमें अम्लीय और क्षारीय स्तर को सहन करने की क्षमता है। ध्यान रहे, जिस खेत में सूरजमुखी लगा रहे हैं उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बेहतर उत्पादन के लिए किसान संकुल प्रजाति की ज्वालामुखी, सूर्या, मार्डन, MSFH 4 किस्मों का चयन कर सकते हैं। वहीं संकर प्रजाति में KVSH 1, SH 3322, FSH 17, कावेरी 618 किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे का फासला 15 से 20 सेंटीमीटर और गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर रखें। बीज को 12 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें और फिर 3 से 4 घंटे तक छांव में सुखाएं। ऐसा करने पर जमाव में आसानी होगी और बीज जल्दी जमेगा। बोने से पहले बीजोपचार जरूर करें। बुआई के 15 से 20 दिन बाद विरलीकरण करके अतिरिक्त पौधों को निकाल दें। सूरजमुखी की खेती में 4 से 5 सिंचाई करनी चाहिए। अगर भारी मिट्टी है तो सिंचाई 3 से 4 बार ही करें। पहली सिंचाई बीज बोने के लगभग 20 से 25 दिन बाद करें। ध्यान दें कि फूल निकलते समय और दाना भरते समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। सूरजमुखी की खेती से जुड़ी इस विशेष रिपोर्ट को देखने के बाद हम चर्चा जारी रखते हैं डॉक्टर कपिला शेखावत जी से, और हमें आपके सवालों का भी इंतज़ार रहेगा। सूरजमुखी की खेती से जुड़े हुए आपके जो भी सवाल हैं आप हमसे सीधे हमारे टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं। नंबर आपके पास उपलब्ध है। डॉक्टर कपिला, जो हम चर्चा कर रहे थे इस वीडियो को देखने से पहले, जो प्रजातियां हैं सूरजमुखी की, बहुत सारी प्रजातियां होंगी और हमारे जो क्षेत्रीय विविधता है, जो जोग्राफिकल हमारे रीजन्स हैं, उसके आधार पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उसमें आप क्या खास बताना चाहेंगे कि जो हमारे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और हमारे और जो देश के भाग हैं उसमें किस तरह की प्रजातियों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो लाभ की हो सकती हैं? जी देखिए, अगर पूरे उत्पादन में हम देखें तो 50% से अधिक योगदान जो है वो किस्म का ही है। तो किस्म का चुनाव, इसको हम नॉन मॉनिटरी इनपुट भी कहते हैं। यानी कि अगर आपने अपने क्षेत्र के लिए जो अगर उचित किस्म का आप चुनाव करते हैं तो सिर्फ आपका चुनाव ही आपको, किस्म का चुनाव ही आपको इतना अधिक फायदा दिला देगा। तो हम जैसे आपने रिपोर्ट में भी बताया कि तीनों ही ऋतुओं में हम इसको उगाते हैं। उत्तरी मैदानों के क्षेत्रों की बात करें तो हम खरीफ में भी लेते हैं और ग्रीष्मकालीन भी, और साउथ में या बात करें तो उसमें ज़्यादातर ये रबी के ऋतु में या सर्दियों में इसको ज़्यादा लेते हैं। तो अगर अपन इन क्षेत्रों की बात करें, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों की, तो इसमें 2 प्रकार की किस्में हैं। एक तो संकुल किस्में या जिन्हें हम कंपोजिट वैरायटीज़ कहते हैं, और एक हाइब्रिड्स हैं इसके अंदर। तो हाइब्रिड्स के अंदर उत्पादकता अच्छी है और उनका पौधे का विगर बहुत अच्छा है, उसका उत्पादन क्षमता भी बहुत है। तो अगर आप संकुल किस्मों के अंदर जाना चाहते हैं तो आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, एक मॉडर्न एक बहुत अच्छी किस्म है, इसकी ले सकते हैं। अगर आप संकर या हाइब्रिड्स अगर आप लेना चाहते हैं तो KVSH 1 जो है, ये इसकी BSH 1 एक पहली किस्म थी इसकी हाइब्रिड। उसके अलावा उसके बाद KBSH सीरीज चली हैं और उसमें करीब कई नंबर हैं इसके, 40 नंबर है, 41, 42, 45, ये सभी हाइब्रिड्स बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा एक सनराइज सिलेक्शन है और JK चित्रा, JK 236, और ये भी बहुत अच्छी किस्में हैं।
इनमें से आप किसी अच्छी संकर किस्म का, हाइब्रिड किस्म का अगर आप चुनाव करते हैं, और साउथ की जैसे आपने बात की, तो साउथ के अंदर एक TNAU सनफ्लावर हाइब्रिड के नाम पे एक काफ़ी सीरीज़ हैं उसकी, उसमें चली आती हैं। गुजरात की बात करें तो GMU सिलेक्शन की सीरीज़ है जिसमें 153 और 156 दो बहुत अच्छी किस्में हैं। तो क्षेत्र के हिसाब से बाकी पंजाब, हरियाणा, इन सब के लिए जो मॉडर्न किस्में आपकी जितनी भी है जिसके अंदर हाइब्रिड्स हैं, उनमें से आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। KBSH है, सनफ्लावर, एक तो पंजाब सनफ्लावर हाइब्रिड करके एक किस्म है, उसका भी बहुत अच्छा उत्पादन है। तो इनमें से आप किसी अच्छी किस्म का चुनाव करके अगर सही समय पर बुआई करते हैं तो आपको निश्चित रूप से अधिक लाभ मिलेगा। हालांकि वीडियो से पहले समय पर हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी मैं उसको और विस्तार देना चाहूँगा। जो समय है उसकी बुआई का, और समय क्या होना चाहिए, एक बार आप फिर से जो महीने हैं वो खास तौर पर जो दर्शक हमें अभी, जिन्होंने अभी अपना TV सेट ऑन किया है, तो उनके लिए आप बता दें जो इसकी सूरजमुखी की बुआई का सही समय है वो कैसे निर्धारित करें, और उस समय क्या सावधानियां बरतें, और किस तरह से जो सावधानी की भी बात है, क्योंकि सावधानियों पे ही वो डिपेंड करेगा कि फसल कितनी अच्छी होगी। बिल्कुल, देखिए आपने सही समय की जब चर्चा की, तो खरीफ के ऋतु में जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है और आपका खेत तैयार है, आपका खेत खाली है, तो आप एक प्री सोइंग इरिगेशन या पलेवा देकर भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि मानसून का आजकल प्रेडिक्शन पहले ही हो जाता है कि भाई अगले 7 दिन में मानसून आने वाला है या इस तरह से। तो आप उस आधार पे आप पलेवा देकर, आप जैसे आप प्रथम सप्ताह जो जुलाई का है वो एकदम उपयुक्त समय है इसका खरीफ में बोने के लिए, और खरीफ में इस फसल की अवधि करीब 100 दिन के आसपास रहेगी। तो जहाँ पे जैसे मान लीजिए परंपरागत रूप से आप धान लेते आए हैं, वहाँ पे किसी वजह से पानी की कमी हो गई है, आजकल हम सुनते हैं कि जल स्तर जो है वो नीचा होता जा रहा है, तो जहां धान की सुविधा नहीं है, या मान लीजिए आपका तिलहन के लिए कुछ ऐसा आपका फोकस है, उसके अलावा जैसे सनफ्लावर जैसी जो आपकी फसलें हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत ऊपर, मतलब बहुत अधिक प्रचलन में भी है, जहां पर आपके पास बाय बैक, मतलब जैसे आपसे आपके खेत पे उगाया जाए और वहीं से ही आपको लिया भी जाएगा। तो इन सब इंसेंटिव्स के बेसिस पे अगर किसान लगाता है तो प्रथम सप्ताह जो जुलाई का है वो एकदम सही समय है। मॉनसून के आधार पर आप इसको 7, 8, 10 दिन और डिले कर सकते हैं। 15 जुलाई के आसपास इसकी सही समय पर बुआई मानी जाती है। 100 से 105, 110 दिन तक इसकी अवधि होगी, और जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि खेत की तैयारी पर आपको ध्यान देना होगा। आपके जो मिट्टी में जो जल धारण क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए, आपका जो pH है वो उदासीन होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है खेत में आपका लेवलिंग अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आपने लेजर लेवलिंग आजकल सुना होगा, तो लेजर के माध्यम से ही आपके लेवल बिल्कुल समतल खेत को किया जाता है, क्योंकि अगर आपका खेत समतल नहीं है तो आपके पानी की उपयोग दक्षता, आपके जितने भी ये जो आपके पोषक तत्व हैं उनकी उपयोग दक्षता, ये सब कम हो जाती है। तो लेवल किया हुआ खेत हो, उदासीन के आसपास pH हो, अगर आपका क्षारीय है तो आप उसको आप ट्रीटमेंट करें उसका जिप्सम से, या आपकी जो भी समस्या हो, या अम्लीय है तो उदासीन pH, जैसे मान लीजिए हम 7.5 pH मान कहते हैं, उसकी हो। मिट्टी आपकी दोमट मिट्टी हो, ना बहुत अधिक भारी ना बहुत अधिक हल्की। बहुत अधिक हल्की में पानी बहुत लगाना होगा, तो इस तरह की आपकी हो। खेत का चुनाव करें आप अच्छा, और आप उस खरपतवारों से मुक्त हो तो आप एक गहरी जुताई कर लें, उसके बाद आप एक कल्टीवेटर चला के आप पाटा चला लें, और आप सीड ड्रिल से भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। जी कपिला तो जी, इन शुरुआती बातों का चर्चा हम यहाँ पर सूरजमुखी की खेती की कर रहे हैं, जो हम आगे भी जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर सुनील कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है। आपको नमस्कार। नमस्ते जी। सुनील जी, अगर आप थोड़ा सा अपना फेस जो है अपने लैपटॉप के सामने रख लेंगे तो आपका हम स्पष्ट आपको देख पाएंगे। जी बहुत धन्यवाद। आप जी सुनील जी, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर आज हरे चारे की फसलों की खेती से जुड़ी हुई, तो इस समय हरे चारे की कौन सी फसलों के लिए ये समय उपयुक्त है? देखिए, ये बहुत ही उपयुक्त समय है हरे चारे का। अगर बात करें तो जो एक वर्षीय खरीफ हरा चारा है, जिसमें कि ज्वार, बाजरा और मक्का 3 मुख्य अन्न वाली फसलें हैं, और एक लोबिया है, ग्वार, जो कि दलहनी फसलें जी। तो जब हरे चारे की बात करते हैं तो हम पशुधन को हमेशा अन्न वाली फसलें और दलहनी चारा दोनों मिलाकर के खिलाने की बात करते हैं जी, ताकि उससे पशु को, जो पशुधन है हमारा, इससे जो अन्य फसलों से उसको कार्बोहाइड्रेट मिल जाए जी, और दलहनी फसलों से उसको प्रोटीन मिल जाए जी। इसके साथ साथ हरा चारा का इतना महत्व है
पशु आहार में अगर हरा चारा है तो देखिए पशु आहार का जो खर्च है पशुपालन में 60 से 70% तक जो खर्च है वो पशु आहार में। अगर हरा चारा है तो पशु आहार का कीमत कम हो जाता है, जिससे दुग्धशालाओं को या डेयरी होल्डर को बहुत ज्यादा फायदा होता है जी। और हरा चारा अगर पशुधन को खिलाया जा रहा है तो हरा चारा एक प्राकृतिक रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और आपका जो मिनरल, विटामिन है, इसका एक प्राकृतिक स्रोत है जो कि, और साथ साथ इसमें एक रेशा पाया जाता है, फाइबर, जो कि पशुधन के पाचकता को बहुत बढ़ाता है। और अगर हम हरा चारा देते हैं तो पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका उत्पादन अच्छा मिलेगा, साथ साथ उसकी जो शारीरिक क्षमता है, विशेषकर प्रजनन क्षमता, वो बनी रहे। तो इस तरह से हरा चारा का पशुधन में बहुत महत्व है। और इस समय मुख्य रूप से हरा चारा है ज्वार, बाजरा, मक्का, अन्न की फसलें, और लोबिया, ग्वार जो है वो दलहनी फसल जी। तो इसमें देखें क्या क्या जी सर। सुनील जी, हम चर्चा जारी रखेंगे। अभी हम फिलहाल हरे चारे की फसलों की खेती से जुड़ा ये एक खास वीडियो देख लेते हैं। पशुओं के आहार में चारे का विशेष स्थान होता है। किसान बारिश के मौसम में खरीफ हरा चारा फसलें उगा सकते हैं। खरीफ हरा चारा फसलों में किसान लोबिया, मक्का, ज्वार, मकचरी, ग्वार, बाजरा की बुआई कर सकते हैं। लोबिया में 17 से 18% प्रोटीन होती है। इसकी खेती दोमट, बलुई और हल्की काली मिट्टी में की जा सकती है। जल निकास अच्छा होना चाहिए। बारिश शुरू होने पर जून जुलाई माह में इसकी बुआई करनी चाहिए। फली बनने की दशा में फसल चारे की कटाई के लिए तैयार हो जाती है। वहीं ज्वार की बुआई की बात करें तो इसे भी जून जुलाई माह में ही की जा सकती है। इसकी खेती दोमट, बलुई दोमट और हल्की काली मिट्टी में, जिसका जल निकास अच्छा हो, उसमें करना चाहिए। ज्वार की खेती के लिए बुआई करते समय छोटे बीजों वाली किस्मों का बीज 25 से 30 किलो और दूसरी किस्मों का 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर रखना चाहिए। फसल चारे के लिए 60 से 70 दिनों में कटाई लायक हो जाती है। पौष्टिक चारे के लिए कटाई फूल आने पर करनी चाहिए। मक्का की बात करें तो मक्का की खेती चारा और दाना दोनों के लिए की जाती है। इसका चारा मुलायम होता है। इसके साथ किसान लोबिया भी लगा सकते हैं। मक्का चारा की खेती अच्छे जल निकास वाली दोमट, बलुई मिट्टी भी की जा सकती है। बुआई के लिए संकर किस्मों का चयन किया जा सकता है। बुआई की सही समय जून या जुलाई में पहली बारिश होने पर करनी चाहिए। बुआई कतारों में करें। मक्का में मादा मंजरियों के निकलने की दशा में फसल चारे के लिए काटनी चाहिए। यह स्थिति बुआई के 65 से 75 दिन बाद आ जाती है। हेलो किसान में हम देख रहे थे हरे चारे की फसलों की खेती से जुड़ा हुआ ये खास रिपोर्ट, और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी। आप झांसी में स्थित भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर सुनील जी, जो हम बात कर रहे थे इस रिपोर्ट को देखने से पहले कि जो आपने बताया हरे चारे की जो तैयारियों के बारे में, तो जो हमारा एक सेगमेंट है बाजरा, ज्वार और मक्का, जो एक खास सेगमेंट कहा जाता है, उसके लिए किस तरह की तैयारियों की आवश्यकता है, और अगर हम इसका बीज दर की बात करें प्रति हेक्टेयर तो वो कितनी आवश्यकता इसकी होती है? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे खेत की तैयारी का। तो ये लगभग बुआई का उपयुक्त समय है। अब देर करने का किसान भाइयों के पास जरा भी गुंजाइश नहीं है। सुनील जी, मैं आपसे माफी चाहूंगा। सुनील जी मैं माफी चाहूंगा। आप अगर अपने टीवी स्क्रीन की तरफ ना देखें, आप अगर थोड़ा सा अपना चेहरा नीचे कर दें तो आपका चेहरा हमें स्पष्ट दिखाई दे पाएगा। जी जी जी, बिल्कुल, धन्यवाद। आप बोलिए जी। तो अगर हम चारा ज्वार और बाजरा, मक्का की बात करें तो इस समय अब किसान भाइयों के पास जरा भी गुंजाइश नहीं है देर करने का, क्योंकि बहुत उपयुक्त समय चल रहा है। और आप जान लीजिए जुलाई के अंत तक किसी भी हालत में
ये ज्वार बाजरा मक्का की बुआई कर। तो सबसे पहले अगर आप कहें तो खेत तैयारी करने के लिए किसान भाई जो खेती करते हैं उनको खेत की तैयारी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताना है। एक बार मिट्टी पर हल से जुताई करके और एक दो कल्टीवेटर चला करके, समय नहीं है बरसात है तो अगर वो कल्टीवेटर चला करके लेवलिंग करके खेत तैयार कर दें जी। और खेत तैयारी के बाद सबसे बड़ी चीज जो किस्मों का चयन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर हम ज्वार की बात करें तो ज्वार में कई ऐसी किस्में हैं जो जल्दी और मध्यम अवधि पक जाती, जैसे PC6, PC9, PC23, FC136, तो जल्दी पक जाता है। इसी तरह से और एक पूरे भारत के लिए है। और अगर महाराष्ट्र, आंध्रा, तमिलनाडु के लिए पूछा जाए तो यूपी चेरी 1, यूपी चेरी 2 और पूसा चेरी 2 है। और लंबे दिनों तक अगर देखा जाए तो SC 136, राज चेरी 1 और राज चेरी 2 लंबे दिन तक बनी रहती है और लंबे दिन तक चारा देती है। इससे करीब 40 से 50 टन हरा चारा मिल जाता है, जबकि PC6 वगैरह से 35 से 50 टन चारा मिल जाता है। और ज्वार में कुछ ऐसी वैरायटी जिसमें हम 2 बार काट सकते हैं जी, जैसे CO27, AS 16 GF से गुजरात के लिए है, बहुत अच्छी उपज देती है, करीब 45 से की है। और इसी ज्वार में एक कुछ ऐसी किस्में है जिसमें हम कई बार कटाई कर सकते हैं, जिसको बहुकटाई वैरायटी बोलते हैं, कई बार काट सकते हैं। तो इस तरह से प्रो एप्रो, SSG 998, मीठी सुडान, हरा सोना या PCH 106, पंचचेरी 5, ये सब वैरायटी बहुत ही अच्छी है। सुनील जी, हम इन वैरायटीज पर चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है हेलो किसान में एक छोटे से ब्रेक का। हमें इंतजार है आपके सवालों का और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद हेलो किसान में आपका स्वागत है। और हम ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे हरे चारे की खेती की, और सुनील जी हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ स्टूडियो में हैं कपिला जी। आप से हम बात कर रहे हैं सूरजमुखी की खेती की। तो कपिला जी, जो प्रति हेक्टेयर सूरजमुखी की खेती में जो सीड रेट है, बीज की जो दर है, वो कितनी चाहिए होती है? जी, बीज दर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिक बीज दर आप डालते हैं, आप ज़्यादा बीज लगाते हैं तो एक तो आपका उसमें पैसा खराब हुआ, और उसके बाद आपको पौधे ज़्यादा निकल आते हैं तो फिर आपको 15-20 दिन के ऊपर विरलीकरण करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप शुरू से ही जितना संस्तुतित या रिकमेंडेड बीज दर है उतना ही उपयोग करें। तो शुरू से भी हम बात कर रहे थे कि संकुल और संकर यानी कंपोजिट और हाइब्रिड 2 तरह की इसकी वैरायटीज़ हैं। अगर आप कंपोजिट या संकुल वैरायटीज़ लेते हैं, किस्में लेते हैं, तो उसमें आपको करीब 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर इसकी आवश्यकता होगी। वहीं अगर आप किसी संकर किस्म का अगर आप चुनाव करते हैं तो 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ में इतना बीज पर्याप्त होगा।
अब इस बीज दर को आप उपयोग कैसे करें, तो इसके अंदर अगर आप संकुल किस्म का उपयोग करते हैं तो आपको पंक्ति से पंक्ति 45 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी आप करीब 15 सेंटीमीटर रखिए। और वहीं अगर आप किसी संकर किस्म का जिसका कि पौधा विगर होता है, पौधा आपका ज़्यादा उसमें बढ़ार होती है, तो आप पंक्ति से पंक्ति 60 सेंटीमीटर की दूरी रखिए और पौधे से पौधे 20 सेंटीमीटर की दूरी रखिए। तो इस दूरी को आपको सुनिश्चित करना है, वो इस बीज दर से पर्याप्त आपकी हो जाएगी। और अगर इससे ज़्यादा बीज दर आप लेते हैं तो आपको विरलीकरण करना होगा। अब इसमें अगर बीज दर के बाद हम बीज उपचार एक बहुत जी मैडम, हम बीज उपचार पर आएंगे, उससे पहले एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, हरदोई उत्तर प्रदेश से। हेलो 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 जी सर, हेलो, आपको आवाज मिल रही है हमारी? मोहम्मद आरिफ जी, आरिफ साहब आप सवाल पूछें। आपको नमस्कार, आपका स्वागत है हेलो किसान में, अपना सवाल पूछिए। जी सर, जी मिल रही है। हाँ, सवाल पूछिए। सर मैं उसके सूरजमुखी के बारे में जानना चाहता हूँ, ये किस टाइम इसकी बुवाई होती है? जी, और आप और भी कुछ जानना चाहते हैं? हाँ सर, उसमें और मतलब किस हिसाब से बुवाई करना है और किस हिसाब से कितने दिन के बाद पानी लगना है, क्या करना? जी जी आरिफ साहब, हम इसी पर चर्चा कर रहे थे और आप लगता है कुछ देर में हमारे साथ जुड़े, जो आप बहुत सी जानकारियां आप नहीं सुन पाए, हम उसको दोहराएंगे और कपिला जी से गुजारिश करेंगे कि आपने जो बुआई का समय पूछा एक बार आप फिर बता दें, और जो सिंचाई के बारे में आपने पूछा। आरिफ जी, सूरजमुखी की बुआई का ये सही समय चल रहा है और बारिश भी अब शुरू हो गई है, मानसून भी आ गया है और आप खेत की तैयारी करके बीज का आप उपचार करके, और जो बीज दर हमने बताई मैं आपको फिर बता देती हूँ। अगर आप किसी संकुल किस्म का या वैरायटी का आप चुनाव करते हैं जिसके अंदर मान लीजिए आप एक मॉडर्न एक अच्छी किस्म है या सनजीन सिलेक्शन है, इसमें से आप कोई किस्म लेते हैं तो आपको करीब 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ के लिए इतना बीज चाहिएगा आपको। खेत की आप अच्छी प्रकार तैयारी करें और इसके अंदर अगर आप हाइब्रिड या संकर किस्म का चुनाव करते हैं तो उसके लिए आपको 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा। पहले आप बीज का आप बुआई करें। बुआई से आप पहले हम बीज उपचार की बात कर रहे थे, तो अगर सूरजमुखी आपने देखा हो तो उसका जो सीड कोट या ऊपर की परत है बहुत हार्ड होती है, तो इसलिए कहा जाता है कि रात भर अगर आप इसको भिगो कर रख दें तो उसका वो बीज फूल जाता है और उसमें अंकुरण बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता है। तो आप करीब 10-12 घंटे या रात को मतलब सोने से पहले आप इसको भिगो दें। सुबह आप इसको पानी को निकाल कर थोड़ा सा हल्का फैला लें ताकि बीज आपस में चिपके नहीं, थोड़ा सूख जाएं, और फिर आपको बुआई करनी है। इसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो पोषक तत्व प्रबंधन और एक सिंचाई के प्रबंधन की बात की आपने। तो अगर बारिश लगातार होती रहे तो सिंचाई की ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है खरीफ फसलों में, लेकिन अगर लंबा अंतराल अगर बारिश में रहता है तो आपको सिंचाई का ध्यान देना होगा। और सिंचाई में आप ये ध्यान रखिए कि शुरुआती तो आप पलेवा देंगे ही या बारिश आने पर आप बुआई करेंगे, तो शुरू के 15-20 दिन तो कोई समस्या नहीं होगी। तो 25 से 30 दिन पर हमको इसको पहले सिंचाई देनी होगी। बारिश से हो जाती है तो ठीक है, वरना आप सिंचाई दे। दूसरी सिंचाई फिर 30 दिन के बाद करीब 60 दिन पे, और तीसरी और अंतिम सिंचाई आपको करीब 80-90 दिन के ऊपर इसको देनी होगी। 2-3 अवस्थाएं हैं, जब आपके पौधे में कली बनने लगे, दूसरी अवस्था जब कली से फूल खिलने लगे, और तीसरी अवस्था जब आपके फूल में दाना भरने लगे। इन तीनों ही स्थितियों में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे आपको आपका सिंचाई प्रबंधन करना है। बारिश से मिल जाता है ये पानी तो ठीक है, नहीं तो आपको सिंचाई की सुविधा आपको देनी होगी। और पोषक तत्व की बात भी हम आगे करेंगे तो यार जी बिल्कुल। उससे पहले जो तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए, क्योंकि सूरजमुखी में एक अच्छा तेल की प्राप्ति होती है, तो बीज अच्छा होगा, बीजोपचार अच्छा होगा और बीज ज्यादा आएंगे तो तेल की मात्रा भी बढ़ेगी। तो तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या खास सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, तिलहनी फसलें जो भी हैं उनमें जो सभी पोषक तत्व आवश्यक हैं, आपने सुना होगा 17 पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधे के लिए सभी आवश्यक हैं। उन 17 ज़्यादातर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं। तो कुछ आपके सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं, आपने जिंक सुना होगा, आयरन सुना होगा, जस्ता, लोहा जब हम बात करते हैं, उन सभी पौधे के उत्तम बढ़वार के लिए ये सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और अगर हम तिलहन फसलों की बात करें तो सल्फर एक पोषक तत्व है, वो बहुत महत्वपूर्ण है।
वो ही आप समझ लीजिए सल्फर ही आगे जाकर तेल की मात्रा को बढ़ाएगा। तो अब जब हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं, खासतौर पर तिलहनी फसलों में, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के अलावा आपको सल्फर पर विशेष ध्यान देना होगा। और प्रति हेक्टेयर हम करीब 40 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर को संस्तुतित करते हैं। वो आपको बुआई से पहले ही डालना है। जब आप अंतिम जुताई करते हैं और सारे खाद उसमें मिलाते हैं, तो नाइट्रोजन की अगर आप अच्छी किस्म ले रहे हैं तो करीब आपको 80 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिएगा प्रति हेक्टेयर, यानी 2.5 एकड़ के लिए। करीब आपको 60 किलोग्राम फास्फोरस चाहिएगा और करीब 40 किलोग्राम पोटेशियम। इन तीनों मुख्य पोषक तत्वों के अलावा आप सल्फर पर भी ध्यान दें और करीब 40 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर भूमि में आप मिलाइए अंतिम जुताई के समय। तो इससे तेल की मात्रा अधिक होगी, उत्पादन अच्छा होगा और आपको अधिक मुनाफा होगा। जी, और हम बात करेंगे चारे से जुड़ी फसलों की खेती की, और हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, हम जो बात कर रहे थे अभी ब्रेक से पहले, चारे में आप जो बाजरा, ज्वार और मक्का की जो फसलें हैं उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो जो हरा चारा है जिसकी खेती किसान करते हैं, उसका जो खरपतवार का प्रबंधन है और एक अच्छे पोषण मूल्य उसको मिल सकें, उसमें आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जब बहुत अच्छा प्रैक्टिकल प्रस्तुत किया। अमूमन ये होता है कि जो चारा फसलें ज्वार, बाजरा, मक्का है जी, इसमें खरपतवार, चारा फसलें हैं तो खरपतवार नियंत्रण के लिए उसी को काट के खिला देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए पहले तो जो ये प्री जर्मिनेशन के बुआई के ठीक 3 दिन के बाद एट्राजीन नामक एक खरपतवार नाशी आता है। एट्राजीन का जो क्या नाम है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसको करीब 750 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो उसको सक्रिय तत्व जिसको बोलते हैं, तो जो भी डब्बा, जो भी रासायनिक खरीदेंगे उस पर लिखा रहता है इसमें कितना एक्टिव तत्व है। तो उसी के हिसाब से करीब 750 से 1 किलोग्राम एक्टिव तत्व होना चाहिए पर हेक्टेयर की दर से मिला देना चाहिए। और अगर देर कर दिए तो बुआई के बाद चौड़ी पत्ती वाली, क्योंकि ये जो ज्वार, बाजरा, मक्का है ये पतली पत्ती वाली है, इसमें चौड़ी पत्ती वाली के नियंत्रण के लिए 2,4-D नामक एक शाकनाशी दवा आता है, जिसका कि 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देंगे तो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर दलहनी लोबिया की बात करें तो लोबिया में इमेजा थापर नामक दवा आता है, जिसका 1 लीटर 500 लीटर मिला करके छिड़क देंगे तो खरपतवार नाशी खत्म हो जाएगी। और रही बात पोषक तत्व की, तो जो भी चारा फसलें हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, इसमें 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद खेती तैयारी के समय मिला दें और करीब 100 किलो नाइट्रोजन और 50 से 60 किलो फास्फोरस और 50 से 60 किलो पोटास मिलाएं। नाइट्रोजन को एक साथ नहीं देना चाहिए, ये नाइट्रोजन को जैसे एक कटाई के बाद या बुआई के एक में जब घुटने बराबर हो जाए तो अमूमन कहा जाता है कि 30 से 40 किलो नाइट्रोजन उस समय दे दें तो चारे का उत्पादन अच्छा होता है। और जो बहुकटाई फसलें हैं, जैसे कि हमने बाजरा में ज्वार बताया, उसी तरह बाजरा में और मक्का में भी है वेराइटी। तो जो जैसे बाजरा में है राज बाजरा, चरी 2 और 2 कटाई वाला है जो अबिका बाजरा, बहु कटाई वाला है जायंट बाजरा। इसी तरह मक्के में अफ्रीकन टाल बहुत अच्छा उपज देता है, विजय है, मोती है, जवाहर, कंपोजिट है, जो कि बहुत ही अच्छा उपज देता है और करीब हम कह रहे हैं कि 35 से 55 टन तक उपज देता है हरा चारा। तो इसके लिए जब भी कटाई करें तो 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य दें, क्योंकि नाइट्रोजन ही वानस्पतिक वृद्धि में मदद करता है। जी डॉक्टर साहब, चर्चा हम जारी रखेंगे अभी, क्योंकि समय हो चला है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी हमें आपके सवालों का इंतजार रहेगा और आप हरे चारे से जुड़े हुए और सूरजमुखी की खेती से जुड़े हुए सवाल आप कर सकते हैं। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद हेलो किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है। और ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे सुनील कुमार जी से, जो हमारा हरे चारे की खेती है उसके पोषक प्रबंधन की, उसके खरपतवारों के नियंत्रण की। और अभी जो ब्रेक से पहले कुछ बात अधूरी रह गई थी, मैं चाहूँगा कि सुनील कुमार जी वो पूरी करें और उसके साथ उसकी जो सिंचाई की इंतजामात हैं उसके बारे में भी बताएं। सुनील जी। जैसे कि अगर बुआई के चाहे तो बुआई के 1 महीने के अंदर ज्वार बाजरा मक्का में फीडर का मल्चर एक यंत्र होता है, उससे भी वो निराई गुड़ाई एक साथ कर सकता है। तो उसको चला देने से अगर मैन पावर की कमी नहीं है या श्रमिक की उपलब्धता है तो हम कहेंगे कि शाकनाशी का प्रयोग न करके फीडर का मल्चर से एक बार खेत में चला दें तो उससे खरपतवार कम हो जाते हैं। और अगर श्रमिक की कमी है तो खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग करें। जैसे कि मक्का में बहुत ही उपजाऊ फल है और मक्का में अगर करना है तो वही टापरा मिजान एक नया दवा आया है, उसको 750 ग्राम जो है एक्टिव तत्व लेकर के अपना एट्राजिन 1 लीटर दोनों मिला के छिड़काव कर देंगे तो चौड़ी पत्ती वाली और पतली पत्ती वाली दोनों खरपतवार नाशी नियंत्रित हो जाएंगे। तो इस तरह से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। और रही बात पोषक तत्वों की, तो जैसे मक्का में मुझे लगता है कि संपर्क हमारा अभी कुछ तकनीकी कारणों से अभी टूट गया है। सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? मक्का जी। तो मक्का में जिंक को पूरा करने के लिए जिंक सल्फेट करीब 30 से 40 किलो मिला देते हैं प्रति हेक्टेयर। और विशेष करके अगर हम कहते हैं कि आप आज का किसान भाइयों को अपने मृदा स्वास्थ्य का रिपोर्ट होना चाहिए और उस मृदा स्वास्थ्य को रिपोर्ट को देखते हुए अगर कोई सूक्ष्म तत्व खेत में कम दिख रहा हो तो उसको जरूर डालें, ताकि यही सूक्ष्म तत्व हरे चारे के माध्यम से पशुधन को प्राप्त होगा, जिससे पशुधन के उत्पादक चाहे दूध हो चाहे मांस हो, इसमें भी जो सूक्ष्म तत्व है पर्याप्त मात्रा में जो भी उपभोक्ता है उसके तक पहुंच जाए। तो किसान भाई जब भी खाद की बात करें, पोषक तत्व की बात करें, तो अपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड को मद्देनजर रखते हुए हर फसल में कितना देना है ये उनको उस कार्ड के माध्यम से पता रहता है, उतना ही डाले। इससे क्या है, उनका जो खेती का खर्चा है वो कम होगा और साथ साथ जितना पोषक तत्व चाहिए उतना ही पोषक तत्व पौधों को प्राप्त होता है जी। तो इस तरह से रही बात और रही बीज के दर की, तो देखिए ये जो बीज दर है वो बीज के आकार पे बीज बहुत छोटा होता है, तो उसमें 10 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से चाहिए। ज्वार का बीज थोड़ा बड़ा होता है तो 30 से 35 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से चाहिए। मक्का का बीज और बड़ा होता है तो उसको 50 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से चाहिए। जी सुनील जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम आपको अभी चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, नागर साहब मध्य प्रदेश से, अशोक नागर जी। हेलो जी सर। हाँ अशोक जी नमस्कार, आप सवाल पूछें। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश भोपाल में जी सूरजमुखी के बाजार की और उत्पादन की क्या संभावनाएं हैं? जी बहुत अच्छा सवाल जी डॉक्टर कपिला जी। जी अच्छा प्रश्न है आपका। और अगर जैसे हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं कि मिट्टी अगर अच्छी है, आपके पास सिंचाई की सुविधा है और बारिश ठीक ठाक होती है क्योंकि खरीफ के मौसम में, तो सूरजमुखी उत्पादन के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छी किस्म भी ले सकते हैं और पोषक और इन तत्वों का प्रबंधन। जहाँ तक आपने बाजार की बात की, तो इसके साथ सूरजमुखी के साथ एक समस्या ये है कि जब हम इसका बीज निकाल लेते हैं तो 3 महीने के अंदर इसका तेल अगर आपने नहीं निकाला तो आपके बीज के अंदर एक एफ्लाटॉक्सिन बन जाता है, जो फिर उसके बाद से आप यानी कि आप इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम है।
आप जैसे सरसों को आप 1 साल तक रख लीजिए तो कोई समस्या नहीं होती। तो सूरजमुखी के साथ ये दिक्कत है कि 3 महीने के भीतर ही इसका तेल निकालना पड़ेगा आपको, और तेल की शेल्फ लाइफ अच्छी होती है, करीब आप 9-10 महीने तक, साल भर तक भी अगर आप अच्छी परिस्थितियों में रखते हैं तो ये भी कहा जाता है कि सूरजमुखी की बुआई से पहले आप ये इंश्योर कर लें कि आपका मार्केट में हो उसका, जहां आप बेच सकें। या एक इसके साथ खास बात है कि जो एक अपनी साधारण कच्ची घानी से भी इसके तेल को निकाला जा सकता है। तो मैं यही सलाह दूंगी कि अगर आप एक 5-6 किसान भाई आपस में मिलकर एक कोऑपरेटिव टाइप बना सकते हैं या एक सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप, जिससे आप एक साधारण कच्ची घानी से अगर आप इसका तेल निकलवाने की सुविधा अगर आपके पास हो तो आपको इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी अच्छी होगी। या मार्केट में आप थोड़ा सा इंश्योर कर लें, क्योंकि आजकल प्राइवेट कंपनीज जितनी भी हैं वो पहले ही किसान भाइयों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आकर कि भाई हम आपका इतना उत्पाद ले लेंगे, जिसके अंदर आपकी कीमत और शर्तें भी पहले ही तय होती है कि, और बहुत जगह तो ये भी है कि वो इनपुट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे कि मान लीजिए अच्छा बीज है, खाद है, ये सब भी। तो इस तरह का विकल्प आपको अपने आसपास पे एक ग्रुप बना के तलाशना होगा, तो इसके आप ज्यादा आप इसको फायदा हो सकता है। तो इन 2-3 बातों का ध्यान रखें जी। सूरजमुखी में जो खरपतवारों की समस्या है वो भी बहुत देखने को मिलती है। तो खरपतवारों को कैसे उसको संभाला जाए, कैसे उसको मैनेज किया? बिल्कुल, देखिए खरपतवार जो है ये आपके अनचाहे मेहमान है। तो आपने जो थाली अपने फसल के लिए परोसी है ये उसमें से ले जाते हैं, हरे हरे दिखते हैं, खराब नहीं लगते, लेकिन फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो जैसे सुनील सर ने भी शुरू में बताया कि आप एकदम से ही किसी शाकनाशी या हर्बिसाइड पर ना जाएं। बेहतर ये होगा कि आप किसी यांत्रिक विधि को उपयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण करें। सूरजमुखी में या तो मतलब पंक्ति से पंक्ति 45 से लेके करीब 60 सेंटीमीटर का भी अंतराल है, तो उसमें आप अच्छे से आप एक जो आप मान लीजिए आप बीच में गुड़ाई कर देते हैं तो उससे आपके उसके अंदर वातन भी होगा और हर तरह से उस पर आपकी फसल को फायदा होगा। तो श्रेष्ठ यही होगा। और अगर आप शुरुआत में मान लीजिए 20 से लेके 40-45 दिन तक अगर आप खरपतवारों से अगर आप अपनी फसल को मुक्त कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी सूरजमुखी का बढ़वार बहुत अच्छा होता है और वो स्वतः ही जो आपके खरपतवार है वो नीचे रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं और अपने आप ही मर जाते हैं। लेकिन जैसे कि सुनील सर ने बताया, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि लेबर नहीं मिलता है, आजकल बड़ी क्राइसिस है, तो उसमें और अगर खरीफ की बात करें तो हर वर्षा के बाद में फिर वो एक खरपतवारों का नई खेप जो है खेत में आ जाती है, तो कई बार किसी शाकनाशी पे जाना जो है वो आपकी मजबूरी हो जाती है। तो उस परिस्थिति में एक पेंडिमिथलिन नाम का खरपतवार नाशक है जो कि बुआई के बाद और फसल निकलने से पहले 48 घंटे के भीतर बुआई के बाद में 48 घंटे के भीतर 1 लीटर प्रति हेक्टेयर, यानी कि 1 लीटर को आप लें और करीब 700 से 800 लीटर पानी में घोल के प्रति हेक्टेयर अगर आप मिट्टी को अच्छे से भिगो दें उसमें, तो शुरुआती 15-20 दिन आपके बच सकते हैं, उसके बाद फिर आपकी फसल बढ़ जाएगी। तो ये एक हर्बिसाइड है। उसके अलावा एक सर्मेट करके भी एक हर्बिसाइड आता है, उसकी थोड़ी मात्रा ज़्यादा लगती है, करीब 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, वो भी सूरजमुखी के लिए संस्तुतित है। तो इन दोनों में से अगर आपको जो शाकनाशी मिले उसका प्रयोग आप प्री इमरजेंसी, यानी कि खड़ी फसल में ज़्यादा हर्बिसाइड्स नहीं है, फसल के उगने से पहले अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो आप अच्छे मतलब फसल आपको खरपतवारों से बचा सकते हैं। कुछ खास किस्म के रोग हैं जो सूरजमुखी की फसल को खराब करते हैं और उनसे बचाव के लिए भी कुछ उपाय? हाँ, देखिए सूरजमुखी की हम 3 ऋतुओं की जहां बात कर रहे थे, तो ग्रीष्मकालीन में क्योंकि बहुत ड्राई रहता है तो स्वतः ही रोग बीमारी कीड़े कम आते हैं। लेकिन अगर अपन खरीफ फसलों की बात करें तो बारिश लगातार होती रहती है, नमी होती है, तो 2 तरह के इसके अंदर रोग होते हैं। एक तो फफूंद जनित कुछ रोग हैं और उसके अलावा इसमें कीड़े भी आते हैं, जैसे कुछ सुंडी आ जाएगी या इस टाइप का। तो इसके लिए आपको शुरुआत से ही बीज उपचार से ही इसका ध्यान रखना होगा। फफूंद जनित आपकी जो भी बीमारी है वो आप शुरुआत में बीज उपचार अगर कर लेते हैं, मान लीजिए कैप्टान है, थिराम है, इस टाइप का अगर आप कोई फफूंद नाशक लें, उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप अच्छे से बीज को उपचारित कर ले और उसके बाद अगर आप फसल उगाते हैं तो आपको ये फफूंद जनित बीमारियां नहीं होगी। लेकिन कई बार क्योंकि बहुत बारिश होती है, नमी है, तो फफूंद जनित बीमारियां हो भी जाती है, तो आपको उसके लक्षण पहचानने होंगे। आपको दिखाई देगा पत्ती पे जैसे एक मिल्ड्यू आता है जिसके अंदर आपको फफूंद जैसे कॉटन के जैसा एक सफ़ेद फफूंद की जैसी ग्रोथ दिखाई देगी। तो उन फफूंद जनित बीमारियों के लिए मैंकोजेब एक फफूंदनाशक है, उसका 0.2% का घोल बना के अगर आप छिड़काव कर देते हैं शुरुआत में ही,
तो वो फफूंद जनित बीमारी और नहीं फैलेगी। और ये आप छिड़काव 15 दिन के अंदर या 10-15 दिन के अंतराल पे फिर आप छिड़क सकते हैं अगर समस्या ज़्यादा हो तो एक अगर आप बीज उपचार सही करते हैं और 1 या 2 छिड़काव कर देते हैं तो फफूंद जनित बीमारियाँ सूरजमुखी में नहीं आएंगी। और एक ये भी बहुत एक अहम चीज़ है कि जो सूरजमुखी के अलग अलग जो वैरायटीज़ आपने आरंभ में बताई, उसके बीज की उपलब्धता, अगर अभी जो भोपाल से एक हमारे पास प्रश्न आया या उत्तर प्रदेश से आया, तो यहाँ पर भोपाल है या लखनऊ है या और भी दूर दराज के क्षेत्र हैं, गांव हैं, तो वहाँ किसान भाइयों को सूरजमुखी का बीज कहाँ से प्राप्त होगा? देखिए, जो परंपरागत फसलें हैं, जैसे मान लीजिए आपका गेहूं है, धान है, अरहर है, इन फसलों के बीज तो बहुत वृहत रूप से प्रोड्यूस होते हैं। ये कुछ गैर परंपरागत फसलें हैं जो बहुत ही कम एरिया में होती हैं, कुछ फोकस्ड एरियाज में होती हैं, तो इतना आसानी से तो इसकी उपलब्धता नहीं है। लेकिन जैसे कि आप जो आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके सेंटर्स हैं, NSCs में, बाकी कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के बीज हैं, जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनीज जो भी बीज बनाती हैं तो एक सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी होती है, वो आपका अप्रूव करती है कि हाँ ये अच्छा किस्म है, इसका अप्रूव करते हैं हम इसका बीज बनाना। तो आप श्रेष्ठ तो यही होता है कि जैसे आप खाद बीज के जो विक्रेताओं हैं उनसे आप, अगर आपको सरकारी तंत्र से आपको अगर किस्में चाहिए तो जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में वृहत रूप से इसका बीज जो है वो बनता है। तो अगर अब तो क्योंकि समय आ गया है, आप आगे अगर आप करना चाहें तो पहले से ही आप यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने जो निकटतम आपका KVK है, कृषि विज्ञान केंद्र है, वो लोग भी आपको उनसे संपर्क करवा के बीज आप पहले से ही प्रोक्योर कर लें। अगर आपको जून जुलाई में करना है तो फरवरी मार्च में उसका बीज मिलना शुरू हो जाता है, तो वो आप ले सकते हैं। और अगर लास्ट मोमेंट पे आप मान लीजिए आज ही आप निश्चित करते हैं और अगर किसी सरकारी तंत्र से आपको बीज नहीं मिल पाता है तो जो शुरुआत में ही हमने प्राइवेट वैरायटीज़ जो हमने किस्मों बताई, जैसे JK चित्रा है, JK सूर्या है, JK 236 बहुत अच्छी किस्म है, इनमें से आपके जो खाद बीज विक्रेता हैं उनके पास आपको इनका बीज आसानी से मिल जाएगा। जी बिल्कुल। और अब हेलो किसान में समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी हमें प्रतीक्षा रहेगी आपके तमाम सवालों की, जिज्ञासाओं की। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हेलो किसान में, और हम आज बात कर रहे हैं हरे चारे की खेती की और सूरजमुखी की खेती से संबंधित आपके सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ दे रहे हैं। और हमारे साथ एक किसान भाई जुड़ चुके हैं फ़ोन कॉल पर, मध्य प्रदेश से जितेंद्र जी।
जितेंद्र जी, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? जी पहुंच गई है सर। हाँ, आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, आप ज़रा बोलें, आप सवाल पूछें। जी सर, मैं मक्के के विषय में जानना चाह रहा हूँ। जी हेलो सर। हाँ पूछिए, बताइए। जी मैं मक्के के विषय में जान रहा हूँ सर। मैंने मक्का लगाया है 15 एकड़ में। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी मक्का 15 एकड़ जगह में लगाया है सर, तो उसमें मैं दवाई डालने जा रहा हूँ कल। जी हेलो। हाँ जी सुन रहे हैं हम। जी तो उसमें सर उम्र उसकी हो गई है कुछ मक्के की 30, 32, 35 दिन, और कुछ मक्के की हुई 20 से 21 दिन। जितेंद्र जी, आपकी आवाज़ बहुत धीमी मिल रही है, आप जरा सवाल पूछें, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी तो मैं मक्के में दवाई डलवा रहा हूँ सर, इसमें तने छेदक मतलब फसल में आ रहा है, कुछ कीट लगा है। जी तो उसके विषय में बताइए सर। जी, हमारे साथ सुनील कुमार जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, जो आपने सवाल पूछा जितेंद्र जी ने नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से, जो तना छेदक लग गया है इनकी मक्के की फसल में। जी हाँ। तो उसके लिए ये क्या? जी इसमें दो तना छेदक और जो सूट फ्लाई, दो कीड़े जो है विशेष लगते हैं। इसके लिए जो है कार्बोफ्यूरान 3G या फोरेट जो है 10G, ये 10 किलो प्रति एकड़ की दर से मिट्टी में मिला दें तो ये नियंत्रित हो जाता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो दवा डाल रहे हैं, दवा किसान भाई नोट कर लें, कार्बोफ्यूरान 3G या फोरेट 10G, इसको 10 किलो प्रति एकड़ की दर से मिट्टी में मिला दें तो उनका जो तना छेदक है या सूट फ्लाई, ये दोनों आराम से नियंत्रित हो जाएंगे। अगर वो पत्ती पे छिड़काव करना चाहें तो क्लोरोपाइरिफास 2 से 3 ml 1 लीटर में मिला करके पत्ती पे छिड़काव कर दें, उससे भी नियंत्रित हो जाएंगे। जी। और सुनील जी, अब वक्त हो चला है, मुझे लगता है कि कार्यक्रम घड़ी हमें इशारा कर रही है, और मैं यहाँ धन्यवाद दूंगा। आपने तमाम सारे सवालों का, जिज्ञासाओं का जवाब दिया। बहुत संक्षेप में कपिला जी, आप अगर हमें बता सकें, जो कीड़ों की जो समस्या है या जो पोषक तत्व प्रबंधन है, उसके बारे में कुछ संक्षेप में आप हमको बता। पोषक तत्व का हमने ज़्यादातर बात कर ली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर की हमने बात कर ली। तो आजकल जहाँ पे फसल चक्र सघन है, यानी कि हम एक साल में 2 से 3 फसलें लेते हैं, वहाँ पर आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी प्रबंधन करना होगा। तो जिंक और आयरन जो है, वैसे तो श्रेष्ठ ही है कि आप मिट्टी की जाँच के आधार पर ही मात्रा को संशोधित करें। सॉइल हेल्थ कार्ड की हम बात करते हैं, लेकिन जो मोटा मोटा रूल है कि अगर आप एक साल में एक फसल पे, यानी कि खरीफ के समय में अगर 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट अगर आप बुआई के समय लगा देते हैं तो वो एक साल के लिए पर्याप्त होता है। उसके बाद आप तीनों फसलों में उतना, तो 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट बुआई के समय डालने से जिंक की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। और कीड़ों की आपने बात की, तो क्योंकि इसके जो फूल है बहुत ही आकर्षक होते हैं, कई प्रकार के कीड़ों को आकर्षित करते हैं, तो कीड़े अगर आपको दिखाई दें तो आप एक साइपरमेथ्रिन नाम का एक रसायन है, उसका 50 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ छिड़काव कर देते हैं, तो कीड़े आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जी। और जो पोषक तत्व प्रबंधन में आपने कुछ और अगर आप विस्तार से बताना चाहें, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि उस पे ही जो इसका पैदावार है वो निर्भर करता है। बिल्कुल, आपको आश्चर्य होगा कि जो सनफ्लावर का एक फूल है उसमें करीब 500 से लेकर 2000 तक दाने होते हैं, और वो दाने तभी बनेंगे जब हर दाने में फर्टिलाइजेशन होगा। तो आपने एक पोषक तत्व के बारे में सुना होगा, बोरोन जो हम कहते हैं। बहुत क्षेत्रों में बोरोन की कमी आजकल बहुत वृहत रूप से देखी गई है। उसमें क्या होगा, आपका दाना दिखेगा लेकिन दाना भरेगा नहीं। फूल से के बाद जो दाना बनता है, तो बहुत सारे, जैसे फली में भी आप देखेंगे कुछ दाने ही नहीं भरते, फली खाली ही रह जाती है कुछ फसलों में, तो वो सारे बोरोन की कमी के लक्षण हैं। तो उसके लिए अगर आप बुआई के समय 1 किलोग्राम बोरोन प्रति हेक्टेयर भी अगर आप डाल देते हैं तो आपके भरपूर दाने भरेंगे। और आप सोचिए एक फूल में अगर 2000 दाने हैं तो आपको तेल उत्पादन इसमें बहुत बढ़िया होगा। तो नाइट्रोजन, और दूसरा नाइट्रोजन की, जैसे सुनील सर ने भी बताया कि संपूर्ण मात्रा एक साथ ना डालें खरीफ में, क्योंकि बारिश होती रहती है और नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक
पोषक तत्व है जिसका लॉसेस बहुत होते हैं, बह जाएगा, उड़ जाएगा, इस टाइप से, तो आप उसकी पूरी मात्रा को 2 या 3 भागों में बराबर बांट लें और फिर सिंचाई से के बाद जब खेत में चलने लायक हो जाए, पैर ना चिपके, तब आप दूसरी और तीसरी मात्रा को सूरजमुखी में छिड़काव करें। तो इसकी उपयोग दक्षता भी अच्छी होती है और पौधे को पूरी लाइफ साइकिल के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता भरपूर रहती है। जी, और संक्षेप में सुनील जी से हम जानना चाहेंगे। सुनील जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, कि जो हमारे हरे अनाज की खेती की हम जो बात कर रहे हैं, उसके जो बीज की प्राप्ति है, जो बहुत सारी वैरायटीज़ की आपने चर्चा की, तो एक बेहतर बीज हमारे किसान भाइयों को कहाँ से मिल सकता है? अगर वो हमारे देश के मध्य भाग में है, उत्तरी भाग में है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है, तो बीज की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है? देखिए, बीज की प्राप्ति के लिए हमेशा कहते हैं कि सरकारी संस्थानों से लें, विशेषकर उस राज्य की जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं। जैसे चारा का बीज के लिए हमारे भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान झांसी में है, यहाँ पे आपको लगभग चारा की सभी बीजें मिल जाएंगी। नहीं तो हमारे हर राज्य में हर कृषि विश्वविद्यालय के साथ ऑल इंडिया फॉरेस्ट क्रॉप का एक यूनिट है, वहाँ भी बीज की प्राप्ति मिल जाएगी। तो आप वहाँ से सरकारी जगह से सही बीज लें, ये हम आपको बार बार कहेंगे। और बीज को हमेशा उपचारित करके बोएं, 2 ग्राम कवकनाशी दवा से प्रति केजी की दर से उपचारित करके बोएं। जी सुनील जी, काफी नियंत्रित हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद सुनील जी, क्योंकि अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। एक अहम मुद्दा जी, एक अहम मुद्दा और करना चाहेंगे कि हमेशा जब 50% पुष्पन की दशा में पौधा आ जाए चारा वाली, तभी काटे तो पर्याप्त और अच्छी उपज मिलेगी। ये मैं जरूर कहूँगा। जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील कुमार जी और डॉक्टर कपिला शेखावत जी। आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और हमारे जिज्ञासाओं का समाधान किया। और बहुत धन्यवाद हमारे कॉलर्स को, हमारे किसान भाइयों को, जिन्होंने अपने सवाल सीधे हमसे हमारे कार्यक्रम में जो शामिल हुए। अब हम आपको बता दें कि हमारे जो कल के विषय हैं, जो हेलो किसान में जिन पर चर्चा होगी, बरसात में दुधारू पशुओं का रखरखाव और मछली पालन, इन विषयों से जुड़े अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासाएं आप सीधे हमसे पूछ सकते हैं इन कार्यक्रमों में। और उसके लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप अपने ईमेल हमें ईमेल कर सकते हैं और आप हमसे फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको हेलो किसान टाइप करना है और फेसबुक के माध्यम से आप हम तमाम जानकारियां आप साझा कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे कॉल सेंटर्स के नंबर आपके पास हैं, और अगर नहीं है तो उसको ज़रूर नोट कर लें, 1800-113060, जो सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। और आप जिन विषयों पर अपना आपकी जिज्ञासाएं हैं, जिन विषयों को आप चाहते हैं कि हेलो किसान में शामिल किया जाए, उनकी भी उन विषयों को आप यहाँ साझा करें, ताकि हम आने वाले कार्यक्रमों में उन तमाम विषयों को शामिल कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।